मन की आवाज़ प्रतिक्रिया के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि गुरु माँ और ठाकुर सज्जन सिंह जो है वो शतरंज की चाल खेल रहे हैं प्रतिज्ञा के साथ। इसीलिए प्रतिज्ञा से इतना मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ताकि चुनाव आ चुका है नज़दीक, इसी वजह से चुनाव जीत पाए इसी वजह से। पर प्रतिज्ञा से इस बात से अनजान। यहाँ पर जो गुरु माँ होती है वो प्रतिज्ञा और कृष्णा से कहती है कि जब से तुम्हें सज्जन ने घर से बाहर निकाला था, सज्जन एक रात भी चैन की नींद नहीं सोया और हमेशा कहता था मुझसे आकर कि गुरु माँ, मैंने मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल कर बहुत बड़ी गलती की है और मेरी गलती के लिए मुझे बहुत पश्चाताप है। यहाँ पर जो गुरु माँ होती है वो कहती है कि हमेशा ही इस घर में तुम्हें मान सम्मान मिला है प्रतिज्ञा, और तुम्हारे जो ससुर है वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगे। तुम्हें भी अब ख्याल रखना होगा कि तुम भी इस घर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो, मतलब इस घर की खुशी की तुम बरकरार रखोगी। दूसरी तरफ आदर्श बहुत परेशान है कोमल की इस बर्ताव से। आदर्श अपने मम्मी पापा को कहता है कि मम्मी पापा, जब से कोमल इस घर में आई है वो गाली गलौज कर रही है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सुधरेगी, क्योंकि हम कितना मतलब उसे कितना उसकी सुन रहे हैं फिर भी हम चुप है, क्यों बार बार ऐसे ही करती रहती है। तभी आदर्श की मम्मी जो होती है कहती है कि नहीं बेटा, कोमल इतनी बुरी लड़की नहीं है, वो अच्छी है पर थोड़ी सी अब परेशान है, इसी वजह से ऐसा चिड़चिड़ापना कर रही है। कोमल जो होती है वो बात सुन रही होती है चुपके से सारी बातें। यहाँ पर कोमल कहती है कि इसे तो मेरी बुराई करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तभी जहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा होते वो कहते हैं कि नहीं, वो बच्ची है, अभी नादान है और थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं है और ना ही दिक्कत है। हम उसे बराबर मतलब यहाँ पर उसे सिखाएंगे कि कैसे रहना है, कैसे बात करनी है बड़ों से। अभी भी उसमें बचपना है, हमें उसके बचपने को नज़रअंदाज करना होगा। अब यहाँ पर आदर्श जो होता है कि नहीं पापा, हम उसे ही ऐसे ही बढ़ावा देते रहेंगे तो वो अपनी मनमानी करती रहेगी। कोमल कहती है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, एक मतलब ऐसे अनपढ़ खानदान से आई हो और तुम लोग बहुत पढ़े लिखे हो तो मुझे ज्ञान दोगे, मैं तुम्हारी कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर कोमल आदर्श से कहती है कि तुम तो चुप ही हो जाओ, तुम्हें तो ऐसे पानी पिला पिला कर मारूंगी साले, कि तुम कभी भूलोगे नहीं। ऐसी गाली गलौज देकर यहाँ पर चली जाती है और कहती है कि तुम जैसे लोगों से मुझे निपटना आता है और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोमल ने घर वालों के नाक में दम करके रखा है। यहाँ पर किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोमल अपने रूम में बैठी होती है, आदर्श आ जाता है और कहता है कि कोमल अब सो जाओ, मुझे कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है और मुझे नींद आ रही है। कोमल देखती है कि आदर्श सो गया है। कोमल कहती है कि ये साला कैसे सो सकता है, मैं यहाँ पर जगी हुई हूँ और ये सोच रहा है। ऐसे नहीं कि बीबी से दो बात बतिया ले, इसका क्या जाएगा। अभी इसे मैं आराम की नींद क्या, चैन की नींद भी नहीं सोने दूंगी, इसे ऐसी परेशान करूंगी, खून के आंसू निकलेंगे इसकी आंखों से। कोमल लाइट चालू कर देती है, उल्टा अखबार पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर आदर्श कहता है कि कोमल तुम क्या कर रही हो इतनी रात को। तभी यहाँ पर आदर्श खड़ा हो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि कोमल पहले की जो अखबार है वो सीधा तो पकड़ लो। तभी यहाँ पर कोमल कहती है कि मुझे उल्टा ही चित्र देखना पसंद है, तुम्हें सोना, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम्हें सोना है तो सो, नहीं तो जाओ बाहर। तभी यहाँ पर आदर्श गुस्सा हो जाता है और बाहर आ जाता है। अपनी दादी, उसकी दादी जहाँ पर सोई होती है वहाँ पर आ जाना है। कोमल देखती है कि ये तो बाहर चला गया, पर कोमल भी फिर से वहाँ पर आती है और देखती है कि ये कैसे नींद की चैन की नींद सो सकता है। कोमल यहाँ पर टीवी चालू कर देती है, जोर जोर से आवाज़ फुल कर देती है टीवी का। यहाँ पर आदर्श कहता है कि कोमल तुमने ये क्या लगा कर रखा है। दादी भी उठ जाती है और घर के सारे लोग जो होते हैं बाहर आ जाते हैं बेडरूम से अपने अपने। कोमल देखकर मुस्कुराती है कि सब लोग जग गए हैं। यहाँ पर आरुषि कहती है कि दादी आप मेरे रूम में चलो, क्योंकि आप इतने शोर शराबा में आपको नींद नहीं आएगी और आपकी नींद भी खराब होगी। कोमल की तरफ सब के सब देखने लगते हैं पर कोई कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अब यहाँ पर कृष्णा अपनी मतलब मन की बात प्रतिज्ञा से उगलना चाहता है। प्रतिज्ञा की मन में जो है, यहाँ पर कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा काम तो होता रहेगा, तुम आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बतियाना है, कुछ बातें पूछनी है। तुम्हारे जो तुमने कहा है ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम दोनों में पहले दोस्ती होनी चाहिए, फिर हम पति पत्नी के रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। कि हम दोस्त एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे सकते,
प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा अभी बहुत काम है, क्या तुम्हें कौन सी बात करनी है। कृष्णा कहता है कि देखो, तुमने कहा था कि हम दोस्त हैं, क्या दोस्ती में इतनी मतलब थोड़ी सी बात नहीं हो सकती। क्या तुम अपनी कॉलेज की बातें मुझे नहीं बता सकती। मैं तो पहले कभी कॉलेज गया ही नहीं, सिर्फ बाहर से गेट से झांकता था कि कॉलेज कैसा होता है, क्या होता है। पर मुझे जानना है अब तुम्हारे मुँह से कि कॉलेज में क्या क्या करती थी तुम, तुम्हारे कितने दोस्त थे। क्योंकि कृष्णा के दोस्तों ने उसके दिमाग में बिठा दिया है कि कोई लौंडा और लड़का होगा जो भाभी का दोस्त होगा। इसी वजह से यहाँ पर कृष्णा जो है अपनी दिमाग की बातें घुमा रहा है और प्रतिज्ञा से अपनी मन की बातें उगलवाना चाहता है। प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ, मेरे दोस्त तो थे, बहुत दोस्त थे और हम बहुत मस्ती भी करते थे। कृष्णा कहता है कि तुम मूवी देखने भी जाती होगी, पिक्चर अपने दोस्तों के साथ। प्रतिज्ञा कहती है कि पढ़ाई में हमें फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि हम पिक्चर देखने जाए, नहीं, बल्कि हम कॉलेज में ही मस्ती मजाक करते थे और हंसी मजाक चलता रहता था। तभी कृष्णा कहता है कि तुम्हारे कितने दोस्त थे। तभी जो प्रतिज्ञा है वो कहती है कि हाँ, हम जो मिथिलेश था ना, मिथिलेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मतलब ये दो जिस्म एक जान, ऐसे कहते थे हमें लोग कॉलेज में, हमारी जो फ्रेंड थी। तभी कृष्णा एकदम से हैरान हो जाता है कि एक लड़का था जो प्रतिज्ञा को बहुत पसंद आता था और गुस्से भरी नज़रों से प्रतिज्ञा की तरफ देखने लगता था। प्रतिज्ञा कहते हैं कि अब उसकी शादी हो गई है, कई बिजनेसमैन से उसने शादी कर ली है। तभी कृष्णा एकदम से चौंक जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक लड़का एक लौंडा एक लौंडे से कैसे शादी कर सकता है। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं कृष्णा, मिथिलेश एक लड़का नहीं था बल्कि लड़की थी। तभी कृष्णा कहता है कि हाँ, अब मैं समझा, मैं तो घबरा गया था कि कैसे एक लड़का तुम्हारा दोस्त हो सकता है। तभी प्रतिज्ञा एकदम से कृष्णा की तरफ देखने लगती है। कृष्णा कहता है कि तुम्हें पता है प्रतिज्ञा, जब तुम्हारी तरफ कोई देखता है, तुम्हारे करीब कोई आने लगता है तो मेरा खून खौल उठता है और ऐसे लगता है कि उसे जान से मार दे। अगर तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास कोई भी आया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। प्रतिज्ञा एकदम से हैरानी भरी नज़रों से कृष्णा की तरफ देखने लगती है और कृष्णा कहता है कि जब अंगद ने तुम्हें छेड़ा था तो अंगद की ऐसे मार पीट करके मैंने ऐसा बुरा हाल किया था, और तुम्हारा मंगेतर, वो तो ऐसा भागा था कि आज तक वो कभी मुझे नज़र नहीं आया। चलो छोड़ो, मैंने उसे जाने दिया, पर अभी कोई लड़का तुम्हारे पास करीब आने की कोशिश भी करेगा, तुम्हारी तरफ वो नज़रें उठाकर भी देखेगा तो हम उसे जान से मार देंगे। पर यहाँ पर प्रतिज्ञा के मन में कुछ और ही चल रहा है। प्रतिज्ञा ऐसी डरी सहमी सी बैठी हुई है कृष्णा के सामने और आंखें फाड़ फाड़ के। यहाँ पर प्रतिज्ञा को याद आता है कि उसके पापा ने कौन सा ऐसा सच्चाई है, कौन सा अतीत का वो काला चिट्टा है जो कृष्णा से छुपा कर रखने के लिए कहा है। मुझे लगता है यहाँ पर प्रतिज्ञा किसी लड़के से प्यार करती होगी, यहाँ पर इसी वजह से प्रतिज्ञा इतनी डरी सहमी सी कृष्णा के सामने बैठी है। कृष्णा भी कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले दिन सुबह ही ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा और प्रतिज्ञा से कहते हैं कि तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। और हाँ प्रतिज्ञा बेटा, तुम्हारे पापा और भाई को भी बुला लो, हमें कहीं जाना है, पर घर वालों को पता नहीं है। ठाकुराइन कहती है कि ऐसे क्या बात है जो तुम बेटा और बहू को बाहर लेकर जा रहे हो। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि मेरे जो जूता है उसका तलवा फट चुका है, तुम आओगी मेरे साथ चिलवाने के लिए। ठाकुराइन जो होती है गुस्सा हो जाती है और बिना कुछ बोले खाना खाने लगती है। पर प्रतिज्ञा की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बाबूजी उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है और क्या चल रहा है। तभी ठाकुराइन गुस्सा हो जाती है क्योंकि ठाकुराइन को पता नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं और ना ही कृष्णा और प्रतिज्ञा को पता है।